आखिरकार वो लड़की यहाँ से कहाँ जा सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उसे धमकाया, उस वजह से वो यहाँ से चली गई हो, या फिर उसे ये लगने लगा हो कि उसकी सच्चाई मुझे पता चल चुकी है, इसीलिए वो यहाँ से भाग गई। ये सोचते ही एक बार फिर अरमान को उससे नफरत होने लगी। वो बोला, तुम कहीं भी जाकर छुपो, मैं तुम्हें हर हाल में ढूंढ लूंगा। और अगर ये सच है कि किसी ने तुम्हें मेरी जिंदगी में किसी मिशन के लिए भेजा है, तो अब मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। अरमान ने देव को बुलाया और ऑर्डर देते हुए कहा, पूरा मॉल ब्लॉक कर दो। अब मेरी मर्जी के बगैर इस मॉल से कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। देव फौरन वहां से निकल गया। तभी अरमान को अपने ऊपर किसी की गहरी नजरें महसूस होने लगी। जैसे ही उसने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा, वहां उसे कोई नजर नहीं आया। वहां मलाइका थी, जो अब तक एकटक अरमान को देख रही थी। वो अरमान को अपनी तरफ देखते हुए पाकर तुरंत किनारे छिप गई। वो तुरंत पीछे की तरफ छिप गई, जिसकी वजह से अरमान उसे देख नहीं पाया। मलाइका ने मन ही मन कहा, मुझे अब ज्यादा देर तक इस मॉल में नहीं रुकना चाहिए। वैसे भी मैं उस लड़की को तो पहले ही ठिकाने लगा चुकी हूं। तो ये सोचते हुए मलाइका रैंडम कपड़े देखते हुए धीरे धीरे वहां से खिसकने लगी। लेकिन इससे पहले कि मलाइका मॉल से बाहर निकल पाती, ठीक उसी वक्त अरमान के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पूरे मॉल को ब्लॉक कर दिया। मॉल के वर्कर्स एक जगह जमा हो गए थे और कस्टमर्स को बहुत पोलाइटली हैंडल करने लगे। सर, मैडम, बस 5 मिनट के लिए आप सभी फर्स्ट फ्लोर पर चले जाइए। सब एक साथ नीचे हॉल में जमा हो गए और कंफ्यूजन में एक दूसरे को देख रहे थे। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? क्यों हमें इस तरह से यहाँ इकट्ठा किया गया है? अरमान के सिक्योरिटी गार्ड्स के पास बंदूकें थी, इसीलिए डर की वजह से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। अरमान ने ऊपर सेकंड फ्लोर से ही नीचे खड़े हुए सारे लोगों को देखना शुरू कर दिया था, लेकिन उन सबके बीच आस्था उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तो वो हैरान हो गया। अरमान मन में बोला, यहाँ तो मॉल का हर आदमी है, फिर वो लड़की क्यों नहीं है? आखिर वो कहाँ जा सकती है? अरमान ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को मॉल के हर एरिया में चेक करने के लिए भेज दिया था। उसे डाउट था कि कहीं कोई रह तो नहीं गया। जिस तरह से अरमान आस्था को ढूंढ रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था और वो नफरत से सोचने लगी, आखिर ये लड़की है कौन जो अरमान उसे ढूंढने के लिए इतना ज्यादा पागल हो गया है। लेकिन सीधे तरीके से वो अरमान से कुछ नहीं कह सकती थी और ना ही आस्था के बारे में पूछ सकती थी। वो सिर्फ चुपके से उसका पता लगाना चाहती थी। लेकिन तभी उसे आस्था की याद आई और वो मुस्कुराते हुए बोली, अब तो वो लड़की कुछ ही देर में मरने वाली होगी। वहीं दूसरी ओर आस्था को उस चेंजिंग रूम में कैद हुए 1.5 घंटे से ज्यादा हो चुका था। अब उसकी आंखें हल्की हल्की खुल रही थीं, हल्की हल्की बंद हो रही थीं। वो बुरी तरह से आधी बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी। सुमित, आकाश, ध्रुव और आहान सभी एक बार फिर अरमान के पास आ गए। अब चारों का मुंह पूरी तरह से उतरा हुआ था। अरमान भी अब थोड़ा सा परेशान हो उठा था। अरमान मन ही मन बोला, अगर आस्था नहीं मिली तो दादाजी क्या सोचेंगे? क्या दादाजी मुझे कभी माफ कर पाएंगे? नहीं, मैं हर हाल में उस लड़की को ढूंढ कर रहूंगा। उसकी वजह से मैं अपने दादाजी को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं कर सकता। ये सब सोचते हुए अरमान ने जल्दी ही सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने पास बुलाया और बोला, इस एरिया और चेंजिंग रूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ और लड़की जब मेरे साथ थी ठीक उसी वक्त की फुटेज चलाओ। अरमान ने जैसे ही सीसीटीवी फुटेज मंगवाई और उसे देखने का फैसला किया तो सेल्स गर्ल और मलाइका दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि वो सेल्स गर्ल पैसों के चक्कर में ये बात भूल चुकी थी कि मॉल के हर एक एरिया में, हर एक कैबिन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और सेल्स गर्ल आस्था को बंद करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गई होगी। तभी उसकी नजर अरमान के गार्ड्स पर पड़ी, जिनके हाथों में बंदूकें थीं। सभी एक से बढ़कर एक हथियार लिए हुए थे। सेल्स गर्ल मन में बोली, अगर मेरी सच्चाई सामने आ गई तो ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे?
मुझे कौन सी सजा देंगे? सेल्स गर्ल अंदर तक कांपने लगी थी और उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।